आपका जो फेलियर है वो कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है और वहाँ से लेके नेग्लिजिबल भी हो सकता है। तो गिवन अ चॉइस ऑब्वियसली आप हमेशा चाहेंगे कि अगर फेलियर होना है आपका, आपके सिस्टम का या किसी कंपोनेंट का, तो वो नेग्लिजिबल हो या वो भी ना हो। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी कि आप अपने सिस्टम को ऐसी जगह पे लाना चाह रहे हैं जहाँ पे फेलियर्स जो हों, अगर हों, तो वो नेग्लिजिबल होने चाहिए। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी कंपोनेंट या सिस्टम डिग्रेड किस ट्रेंड पे होता है। आपको समझ आएगी तो आप उसको रोक सकेंगे। तो डिग्रेडेशन की अगर हम कैरेक्टराइजेशन को देखें तो हमें 3 बड़े-बड़े ट्रेंड्स नज़र आते हैं। सबसे पहला है एक बाइनरी स्टेट डिग्रेडेशन, जिसमें क्या होता है कि आपका कंपोनेंट चलता रहता है, चलता रहता है और किसी एक दिन अचानक फ़ेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पहले फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, वो चलता रहता था और एक दिन बटन ऑन करते थे तो नहीं जलता था, क्योंकि उसके अंदर की फिलामेंट टूट चुकी होती थी वियर आउट होके। लेकिन जब तक चल रहा होता था वो लाइट पूरी दे रहा होता था। इसी तरह आपकी पानी गर्म करने की केटल हो गई, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है, इस तरह आपके घर में टीवी पे सिग्नल आ रहा है और एकदम नहीं आता, कोई फेलियर हो जाता है, इस एंड सो ऑन। तो बहुत सारे आपको अपनी एनवायरनमेंट में ऐसे बाइनरी स्टेट फेलियर्स की एग्जांपल मिलेंगी। दूसरी जो कैरेक्टराइजेशन है वो है मल्टी स्टेट फाइनाइट, यानी एक सिंगल स्टेट नहीं होती बल्कि मल्टी स्टेट होती है, और लेकिन नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, चंद पॉसिबल नंबर्स होते हैं। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इट कुड बी स्टेट 2 डेग्रेडेशन और 3 और सो ऑन अप टू के आपका कंप्लीट फेलियर होता है जो टाइम टी पे होना होता है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक आपका पंप है या वॉल्व है या पाइप है, उसमें से कम लीकेज हो रही है लेकिन काम चल रहा है, थोड़ी ज़्यादा लीकेज हो रही है लेकिन काम चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि एक्सटेंसिव लीकेज शुरू हो जाए और आप उस जगह पहुंच जाएं या पहुंचने वाले हों जहाँ पे काम चलना बंद हो जाए, इतनी डिग्रेडेशन हो जाए। और फाइनली मल्टी स्टेट डिग्रेडेशन जो कि जिसमें इनफाइनाइट लेवल्स हो सकते हैं, यानी ऊपर अगर आप देखें तो वो इट्स मोर ऑफ अ नॉन कंटिन्यूस डेटा की तरह की चीज़ है कि पर्टिकुलर स्टेट्स वो अज्यूम करेगा जो लिमिटेड नंबर्स होंगी। और नीचे अगर आप देखें मल्टी स्टेट फाइनाइट में तो वो इट कैन अज्यूम एनी ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। इसमें एग्जांपल हो सकती है जैसे आपकी गाड़ी के टायर, आपके कटिंग टूल्स, जो बेसिकली थोड़ी देर पहले हमने बात की एजिंग की, तो उस ट्रेंड पे जो चीज़ डिग्रेड होती है वो यूजुअली मल्टी स्टेट फाइनाइट कैरेक्टराइजेशन में डिग्रेड होती है। तो आप अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट देखें तो किसी भी इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट को देखें अपने कमरे में बैठे हुए, पंखे को, एसी को, वॉल क्लॉक को, किसी भी चीज़ को, किसी अपनी जॉगिंग मशीन को, अपने कंप्यूटर को, अपनी घड़ी को, तो यू कैन थिंक ऑफ द वे इट वुड इवेंचुअली डिग्रेड। तो वो बाइनरी स्टेट भी हो सकती है, मल्टी स्टेट फाइनाइट भी हो सकती है और मल्टी स्टेट इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ये जो डिग्रेडेशन होती है बेसिकली ये ही रिलायबिलिटी को अ, अगर आप डिग्रेडेशन को अच्छी तरह समझ जाएँ तो आप रिलायबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन बाइनरी स्टेट आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके यू कैन प्रेडिक्ट कि किस वक़्त फेलियर होगा, तो आप उससे पहले अपने कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हैं या मे बी रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह मल्टी स्टेट फाइनाइट में अगर आपको ट्रेंड्स क्लियर नज़र आ रहे हैं कि पहले लेवल 1 पे जाता है, स्टेट 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो आप फैसला कर सकते हैं कि मैं स्टेट 4 या 5 या 6 या व्हाटएवर पे रिप्लेस कर दूंगा। ये रिलेटिवली इसलिए आसान होगा कि ये प्रिडिक्टेबल है, आपके सामने स्टेट्स चेंज हो रही हैं। और इसी तरह मल्टी स्टेट फाइनाइट में आप
यू कैन डिवाइज अ मैकेनिज्म, जो हमने पिछली दफ़ा बात की थी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की, टू प्रिडिक्ट कि वो लेवल ऑफ डिग्रेडेशन कब आएगा जब आप उसको रिप्लेस करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की, आपकी पिछली दफ़ा हमने बात की आपकी गाड़ी के टायर्स की, कि मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ है 60,000, मैं 60,000 पे गौर से देखूंगा, अगर अभी भी ट्रीड्स ठीक हैं, अभी भी कंटूर विजिबल है वाज़े तौर पे, तो मैं इसको 2,000, 3,000, 5,000 और चला लूँगा एंड सो ऑन। तो आप फिर एक फ़ैसला करते हैं कि वो एक बैलेंस्ड टाइम कब आएगा जब मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, और इसको कहते हैं हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी का, किसी भी आइटम की रिलायबिलिटी का, वो बेसिकली आपके ज़हन में जब भी ये चीज़ आती है रिलायबिलिटी, तो बेसिकली आपके ज़हन में एक इक्विपमेंट का ऐसा फंक्शन आ रहा होता है जो आपको किसी वक्त धोखा ना दे, और जब आप चाहें वो चल पड़े। तो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो ISO 8402 में लिखी हुई है, जो कि है रिलायबिलिटी ऑफ एन आइटम इज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन under given environmental and operational conditions for a stated period of time। तो इसमें फिर variables हो गए, required function, given environmental condition, given operational conditions for a stated period of time। तो अब अगर आपके जो ऑपरेशनल कंडीशंस हैं, ऑपरेशनल कंडीशंस का मतलब वो कंडीशंस जिनमें इसको ऑपरेट किया जाएगा, वो और नॉमिनल कंडीशंस एक ही हैं। नॉमिनल कंडीशंस जो हमने पिछली बार बात की थी वो ये होती हैं कि डिज़ाइन के वक्त आप कंडीशंस डिफाइन करते हैं कि ये जो मैं चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ ये इतनी देर के लिए इन कंडीशंस में ये वाला काम परफॉर्म कर सकेगी। तो नॉमिनल कंडीशंस डिज़ाइन की होती हैं, ऑपरेशनल कंडीशंस ऑपरेशंस की होती हैं। तो इस रिलायबिलिटी को अगर ये नॉमिनल कंडीशंस और डिज़ाइन कंडीशन ऑपरेशनल कंडीशंस एक ही हैं, तो हम इसको डिज़ाइन रिलायबिलिटी कहते हैं कि एटलीस्ट एज पर डिज़ाइन इसकी रिलायबिलिटी हाई है, या जो भी है। कुछ चीज़ें वैसी रोल रोल रिलायबिलिटी के लिए डिज़ाइंड होती हैं और वो लो कॉस्ट होती हैं, जस्ट दे आर यूज्ड एज रिप्लेसेबल आइटम्स। अब ये जो जिनको हम ऑपरेशनल कंडीशंस कह सकते हैं, ये टेस्टिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, यानी एक्चुअली फील्ड में ना हो हम और इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को ऑपरेशंस उसके शुरू करते हैं, तो ऑपरेशन कंडीशन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती हैं नॉमिनल कंडीशंस से। तो उस वक़्त जिस रिलायबिलिटी की हम बात कर रहे होते हैं, वो फील्ड रिलायबिलिटी होती है, जब आपको क्लियरली पता होता है कि ऑपरेशनल कंडीशंस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं डिज़ाइन या नॉमिनल कंडीशन से, और उस रिलायबिलिटी को फील्ड रिलायबिलिटी कहते हैं। तो आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में सुना होगा कि इनको जिस मर्ज़ी कंडीशन में ऑपरेट कर लो, एनवायरमेंटल कंडीशन में ये चल जाती हैं। ऐसे कार के ब्रांड्स होंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये तो आधी भी रह जाए तो घर पहुंचा देती है, लेकिन दूसरी के बारे में कहते हैं नहीं, ये तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फील्ड रिलायबिलिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा रिलायबिलिटी का, तो जब जैसे मैंने कहा जब ये आपके ज़हन में आता है तो फिर आपके ज़हन में डिपेंडेबिलिटी की बात आती है कि आई कैन डिपेंड ऑन इट। जब भी कोई सिचुएशन आएगी, होपफुली मेरी ये चीज़ काम करेगी। ये आपके ज़हन में सक्सेसफुल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने ये जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन सर अंजाम देना है, ये हो जाएगा, नो नीड टू वरी। या परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि ये इतनी परफॉर्मेंस ये चीज़ मुझे दे देगी, 20,000, 25,000 घंटे, मिनट, किलोमीटर्स ये चल जाएगी। और एब्सेंस ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट आता है कि ये मेरी चीज़ फेल नहीं होगी, इट्स अ रिलायबल कंपोनेंट और अ सिस्टम। और इसका ऑपोजिट कह लें वो अनरिलायबिलिटी होता है या लैक ऑफ रिलायबिलिटी होता है। अब ये जो रिलायबिलिटी है ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, और देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन जिससे इसका फैसला होता है। जैसे बहुत से लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं कि रोड का इनर्शिया जब इतना होता है तो टायर की ट्रेड इतनी वेयर होती है, तो रोड की कंडीशन ऐसी हो, इतनी गर्मी हो तो टायर ऐसे चलता है, वगैरह वगैरह। इंजीनियरिंग डिज़ाइन कि वो उस टायर का डाया क्या है, वो
उस टायर की ट्रीट की डेप्थ क्या है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मैन्युफैक्चर करते हुए इन्वायरमेंट को कितना कंट्रोल किया गया वगैरह वगैरह। इसी तरह मैनेजमेंट डिसीजंस यानी आपके डिसीजन कि आपने गिलगित जाना है, रास्ते में आपको पता है कि नारान के करीब और बालाकोट के करीब रोड बहुत ख़राब है, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी इसी गाड़ी को लेके जाऊंगा। तो आपने डिसाइड किया कि उसको हार्श इन्वायरमेंट में चलाना है। इसी तरह बहुत से रैंडम इवेंट्स यानी जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, किसी वक्त भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी बाहर खड़ी की, बारिश हो गई, वहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन था, तो वो सारी रात वो टायर पानी में 3-4 इंच पानी में डूबा रहा। या यूजेज कि आप उसको एक महीने में एक बंदा ने 1000 किलोमीटर चलाया, दूसरे ने 8000 किलोमीटर चलाया। तो इन सारी चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स सा इंटरेक्शन होता है जिससे रिलायबिलिटी डिसाइड होती है। अभी जो आपका यूजेज होता है ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और इंटरमिटेंट भी हो सकता है। कंटिन्यूस यूजेज फॉर एग्जांपल आपके पावर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल आपकी रिफाइनरीज, फॉर एग्जांपल आपकी कमरे में जो घड़ी लगी हुई है, आपके बाजू पे जो घड़ी बंधी हुई है, एंड सो ऑन। और ये इंटरमिटेंट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट है, वो दिन में 4-5 घंटे उड़ता है, बाकी 22-23 घंटे नहीं उड़ता है। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर भी कोई कंपोनेंट हो जो उसके अंदर भी बहुत थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर जो उसने 4-5 घंटे उड़ना है, उसमें भी लैंडिंग गियर ने ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिवली 20 मिनट इस्तेमाल होना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी का, ये बहुत ज़्यादा इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू टू अ लॉट ऑफ पीपल, बेसिकली कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लोगों के लिए। क्योंकि फॉर कंज्यूमर्स ये दो चीज़ों में वो बैलेंस कर रहे होते हैं। एक ये कि ये मेरे साथ कितना अच्छा चलेगी ये चीज़, कितना मुझे सर्विस देगी, और दूसरा कि मुझे इसके लिए पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो वो उन दोनों चीज़ों में हर वक्त बैलेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह बिजनेसेस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो इसकी बेसिस पे सबसे पहले आपको गारंटीज और वारंटीज देते हैं। यानी अगर वो दे नो के हर कीमत पे ये चीज़ 100 घंटे तो चलेगी ही चलेगी, तो वो आपको 100 या 90 घंटे की वारंटी देते हैं कि अगर इस दौरान ये ख़राब हो गई तो हम इसको रिप्लेस भी कर देंगे और आपको साथ एक गिफ्ट भी देंगे। जैसे आपने बहुत से इवन ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप नॉर्मल दुकानदार जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, जब उसको लगता है कि उसकी प्रोडक्ट ठीक है, वो कहता है सर ले जाएं, वापस ले जाइएगा, पूरे पैसे ले लीजिएगा। कुछ ये भी तो कहते हैं डबल पैसे ले लेना वापस ला के। वो इसी वजह से कह रहे होते हैं कि दे आर वेरी श्योर कि दे कैन डिपेंड ऑन वट एवर दे आर सेलिंग, इट वुड ऑपरेट सक्सेसफुली एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका कंज्यूमर्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। तो अब जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका, और पीछे हमने बात की कि रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कंपोनेंट्स के फंक्शन पे और उनके इंटरेक्शन पे भी। और कंपोनेंट जो है वो सिस्टम में कहीं बहुत नीचे लगे होते हैं, 7वें लेवल पे, 8वें 9वें लेवल पे लगे होते हैं। तो फिर बड़ा ज़रूरी है किसी भी इंजीनियर के लिए, मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, कि वो उस चीज़ को सिस्टम और कंपोनेंट के लिंक को समझे, कंपोनेंट्स के आपस के लिंक को समझे, और जब कंपोनेंट का कोई फेलियर होता है तो ओवरऑल फिर सिस्टम के फेलियर को उससे लिंक कर सके। ये एक फंडामेंटल फिर नॉलेज आ जाती है मेंटेनेंस इंजीनियर की, कि वो सिस्टम को और कंपोनेंट के फेलियर्स के लिंक को अच्छी तरह समझे। वी नो के सिस्टम क्या होता है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंपोनेंट्स। और जो सिस्टम का फेलियर होता है वो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट के फेलियर की वजह से हो सकता है। इवन विद इन कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट का फॉल्ट किसी और कंपोनेंट के फेलियर की वजह से हो सकता है। तो ये जो लिंक है सिस्टम और कंपोनेंट के फेलियर का, इसको हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला तरीका इट्स कॉल्ड द फॉरवर्ड अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। और इसमें आप क्या करते हैं कि आप
फेलियर को देखते हैं उस कंपोनेंट लेवल पे। अच्छा ये फेलियर हुआ, लेट्स सी इसको ऊपर की तरफ बिल्ड करना शुरू करें। देखते हैं ये कंपोनेंट कहाँ-कहाँ पे लिंक्ड है, इसके फेल होने से किस-किस सब असेंबली या असेंबली या वगैरह-वगैरह ऊपर जाते-जाते मॉड्यूल्स अगर नीचे देखें तो करते-करते ऊपर सिस्टम तक फेलियर या फॉल्ट कैसे ट्रांसफ़र हुआ। और ये जो अप्रोच है ये हम फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। एफएमईए वेरी वेल नोन टर्म इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये हो गई बॉटम अप अप्रोच या फॉरवर्ड अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच होती है बैकवर्ड या टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम सिस्टम लेवल पे स्टार्ट करते हैं और फिर नीचे जाना शुरू करते हैं उस पार्ट लेवल तक जहाँ पे फेलियर होना होता है, और फिर हम लिंक करते हैं परफॉर्मेंस को कंपोनेंट और सिस्टम लेवल पे। और ये इस चीज़ की जो मैनिफेस्टेशन होती है जिसमें मेजर टूल हम यूज़ करते हैं वो फॉल्ट ट्री एनालिसिस यूज़ करते हैं, एफटीए। अगेन ये भी वेरी वेल नोन टर्म इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो अब हम इन दोनों को यानी एफएमईए को और फॉल्ट ट्री एनालिसिस को ज़रा क्लोजली देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। एफएमईए जो है ये एक इस कह लें कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक लॉजिकल सी अप्रोच है, जिसमें आइडिया ये है कि आप सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स देखें उस वक्त तक जब तक आप उस कंपोनेंट तक ना पहुंच जाएं जिसमें एक्चुअली पोटेंशियल फेलियर हो सकता है, और वहाँ पे फिर आइडेंटिफाई करें कि ये किस तरह फेल होगा, उसके मोड्स और कॉजेज़ क्या-क्या होंगे, उनके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होंगे, और सिस्टम के फंक्शन पे वो कैसे असर डालेंगे। अब ऑब्वियसली ये बड़ी यूज़फुल अप्रोच है कि आपको डिज़ाइन में भी मदद देती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिस्टम का आपस में जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या लिंक है। और आप ये नॉलेज जो आप हासिल करते हैं वो आप यूज़ करते हैं फ्यूचर में किसी भी फेलियर को डिज़ाइन लेवल पे या ऑपरेशन लेवल पे अवॉइड करने के लिए। इसी तरह आप इसको इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी एनहांस करने के लिए या डिज़ाइंस को मॉडिफाई करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इसको यूज़ करते हैं मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, कि अब आपको चूँकि पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट किस प्रोबेबली वक्त किस तरीके से फेल होगा, उसके असरात क्या-क्या होंगे, तो आप फिर अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि मैं फ़लाने वक्त इसकी मेंटेनेंस कर दूँगा, जो कि रिपेयर या रिप्लेसमेंट हो सकती है, या इसकी रिपेयर कर दूँगा। यानी लाखों कंपोनेंट हैं आपके पास, तो आप फिर हर एक का एक टाइम डिसाइड करते हैं कि इस वक्त मैंने इसको मेंटेन करना है, जो कि रिपेयर, रिप्लेसमेंट या इवन कंडीशन मॉनिटरिंग भी हो सकती है, कि सिर्फ देखूँगा ठीक है कि नहीं। तो ये जो सारा सिस्टम होता है जिसमें आप कंपोनेंट लेवल पे समझते हैं और इसको लिंक करते हैं, इस इसके एनालिसिस को हम एफएमईए कहते हैं। और जो आप में से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फॉरेन कंपनीज़ के साथ जिन पे काम करते हैं, पाकिस्तान की एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, तो आपने एक टर्म सुनी होगी आईएलएस या इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। तो उसमें ये होता है कि आप फिर इसी बेसिस पे अपना एक लॉजिस्टिक्स का सिस्टम बनाते हैं कि मुझे इस वक्त ये चीज़ खरीदनी होगी, इतने नंबर्स में खरीदनी होगी, ये इतने दिनों शेल्फ पे रहेगी, फिर उसके बाद ये सिस्टम में फिट हो जाएगी, इतने दिनों बाद ये उतर जाएगी, अगर इसने वापस मैन्युफैक्चरर को जाना है तो उधर चली जाएगी, या इसने डिस्पोज होना है तो डिस्पोज हो जाएगी, या रिपेयर होना है तो रिपेयर हो जाएगी। उसको हम इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम कहते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है आईएलएस, जो कि एफएमईए पे बेस्ड होती है। और आजकल ये इंजीनियरिंग में प्रॉब्ली हाईएस्ट पेइंग एरिया है, कि जो लोग एफएमईए को अच्छी तरह समझ के उसकी बेसिस पे आईएलएस बिल्ड कर सकते हैं वो पोटेंशियली किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स बचा सकते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं बड़े-बड़े इंजीनियरिंग के, उनमें मैंने देखा है कि जो सिर्फ आईएलएस सिस्टम की कॉस्ट, यानी बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। एफएमईए और आईएलएस दे आर डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंटेशन डेवलप करना टोटल कॉस्ट के अप टू 30% चली जाती है। यानी अगर आपने 5 बिलियन का कुछ खरीदा है, तो एक्चुअली उसमें से 1.5 बिलियन जो है वो
सिर्फ आईएलएस की कॉस्ट होती है। वो आपको कहते हैं कि आईएलएस नहीं चाहिए तो हम इसको 3.5 बिलियन पे ले आते हैं। लेकिन आप यू कैन इमेजिन कि जब आपके पास आईएलएस नहीं होगा, तो किसी वक़्त भी आपका प्लांट बैठ जाएगा। फिर आप वापस उसी के पास जाएँगे कि मुझे फ़लानी ये चीज़ ख़राब हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, आके बताओ मैं क्या चेंज करूँ, क्या लगाऊँ? वो फिर आपको बताएगा कि क्या लगाओ, और वो जो चीज़ें आपको बताएगा और वो जिस तरह लगानी होंगी उसी ने आके, तो वो फिर वो उस 1.5 बिलियन से कहीं ज़्यादा होंगी जो आपने शुरू में सेव करने की कोशिश की थी। तो इस सेंस में एफएमईए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इट बिकम्स द बेसिस ऑफ आईएलएस, जो कि आईएलएस इन इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी रिलायबिलिटी को एनहांस करती है और वो इंश्योर करती है कि आपका प्लांट या जो भी सिस्टम है वो किसी फेलियर के बगैर चलता रहे। तो एक तो एफएमईए का मैंने आपको बड़ा बता दिया कि ये चीज़ क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब ये IEEE स्टैंडर्ड है जिसने इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं 352। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि सारे जो फेलियर मोड्स हैं और उनके इफ़ेक्ट्स हैं, वो कंसिडर हो जाएँ। यानी पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप 100% आपको पता हो, कौन-सा कंपोनेंट कैसे-कैसे फ़ेल हो सकता है, मोड्स यानी, और उसके असरात क्या होते हैं ऑन ऑपरेशनल सक्सेस, न और उनका आपस में लिंकेज क्या होता है, 100% आपको पता हो। और 100% आपको कैसे पता होगा कि आप कंपोनेंट लेवल से ऊपर की तरफ बिल्ड करते-करते इंश्योर करेंगे कि सिस्टम चलता रहे। सेकंड ये है कि जो पोटेंशियल फेलियर्स हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिफ़ाई हो जाएँ और उनके जो इफ़ेक्ट्स का मैग्नीट्यूड है या सेवेरिटी ऑफ डिग्रेडेशन वगैरह कह लें, वो सारी आपको समझ आ जाए। फिर इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन बनाएँ फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए, ताकि डिज़ाइन लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स आएँ। अब फिर इसका मकसद होता है कि आपके पास एक एक बेसिस हो जिस पे आप करेक्टिव एक्शंस जो आपने लेने हैं उनको बेस कर सकें। फिर रिडंडेंसी बिल्ड करने के लिए आप एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर सकें डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स की। इसी तरह ये जो आप इवैल्यूएशन करेंगे वो फेलियर डिटेक्शन सिस्टम्स भी बिल्ड कर सकेगा, वो फेल सेफ सिस्टम्स भी बिल्ड कर सकेगा, और अ, आपके ओवरराइड मोड्स भी आपको बता सकेगा, यानी किस वक्त किस रिडंडेंसी पे शिफ्ट होना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस सिस्टम ने जो इस IEEE स्टैंडर्ड 352 ने लिस्ट किए हुए हैं। अब एफएमईए करते कैसे हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप हैं एक्चुअली। तो ये एक-एक स्टेप काफ़ी जब आप इस पे काम करने लगते हैं तो इट्स अ डिटेल्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़, काफ़ी डीप एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम फिलहाल इनको खाली एक-एक करके डिस्कस करते हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ आए, कोई चीज़ ना आए, लेकिन जब हम एफएमईए को एज़ अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्रोबब्ली मिड टर्म के बाद, तो उस वक़्त मज़ीद आप इसको एप्रिशिएट कर सकेंगे। तो एफएमईए में सबसे पहले आप करते क्या हैं कि उस आइटम के फंक्शन को डिटरमिन करते हैं कि ये आइटम करता क्या है। फिर आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं उसके सारे फेलियर मोड्स। पीछे हमने फेलियर मोड्स की बात की कि वो कौन-कौन से और किस-किस तरह के होते हैं। फिर आप हर फेलियर का अ, इफ़ेक्ट हर फेलियर मोड का फेलियर पे कंपोनेंट और सिस्टम लेवल पे एनालाइज़ करते हैं। यानी ये अगर फेल हो गया ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो सिस्टम को कैसे इफ़ेक्ट होगा और कंपोनेंट्स पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। फिर उसको आप क्लासिफ़ाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा फेलियर होगा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीछे हमने सेवेरिटी लेवल्स देखे। कुछ फेलियर्स होंगे जो कि आपके सिस्टम को रोक देंगे, तो फिर आप वो क्लासिफ़िकेशंस डेवलप करते हैं। फिर आप उस फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस डिटरमिन करते हैं, यानी कितना चांस है कि ये फेल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हम कंपोनेंट की सिर्फ बात नहीं कर रहे, बल्कि हर लेवल पे फेलियर की बात कर रहे हैं। तो जितनी रिडंडेंसी होगी, जितना पैरेलल में चीज़ें लगी होंगी, ऑब्वियसली वहाँ प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। जहाँ सिर्फ सीरीज़ में चीज़ें लगी होंगी, वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी फेलियर की। उसके बाद आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये फेलियर मोड को डिटेक्ट कैसे कैसे होगा। यानी हो सकता है कि फेलियर हो जाए और आपको पता ही ना लगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टीम सिस्टम पे काम कर रहे हैं
और वहाँ पे बहुत हैवी लैगिंग हुई हुई है, आपने स्टीम सिस्टम को कवर किया हुआ है लैगिंग से, ताकि हीट की इंटेग्रिटी बरकरार रहे। अब उसके नीचे अगर कोई स्टीम लीक होनी शुरू हो जाती है किसी पाइप से, तो आपको नहीं पता लगता है, वो आपकी लैगिंग ही जो है वो डिटेरियोरेट होती रहती है, और बहुत अरसे बाद पता लगता है, जब उस लैगिंग को फाड़ के लिक्विड बाहर निकल आता है, तो आपको पता चलता है कि अंदर स्टीम निकलती रही, जो कि कंडेंसेट बनता रहा, जिससे लैगिंग ख़राब होती रही, और अब फिर वो उस लेवल तक ख़राब हुई कि वो फट गई। तो कोई ना कोई आपने फिर ऐसा सिस्टम बनाना होता है कि आप फेलियर को अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकें, और उस डिटेक्ट करने के लिए आपने देखना होता है कि ये फेलियर आइडेंटिफाई कैसे होता है। और आखिरी स्टेप के इस ये जो फेलियर मोड आपने डिटेक्ट किया, ज़ाहिर है हर कंपोनेंट के लिए और फिर उनके लिंक्स के लिए और सिस्टम तक, फिर उनके लिए क्या डिज़ाइन चेंजेस करनी है कि ये फेलियर एलिमिनेट हो जाए, अगर एलिमिनेट नहीं हो सकता तो मिटिगेट हो जाए, यानी कम हो जाए, और अगर मिटिगेट भी नहीं हो सकता तो फिर अगर इफ़ेक्ट होना ही है तो उस इफ़ेक्ट को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें अगर आप देखें तो लॉजिकली एक सबसे पहले उस आइटम को देखा, उसको समझा कि ये है क्या, क्या काम करता है। वहाँ से लेके हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ पे हम उसके फ़ेल होने के कंसीक्वेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगली स्लाइड पे आपके सामने एक एफएमईए की एक एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें जो ये आप तस्वीर देखें तो ये एक पेन की टिप है लेफ़्ट साइड पे, जिसके अंदर एक बॉल है जो कि रोल होता है। उसके पीछे आप देखें तो पहले एक छोटी कैविटी है, फिर वो बड़ी कैविटी है, और इसके पीछे फिर इंक का कोई कंटेनर होगा जो यहाँ तक इंक रिलीज़ करता है, और ये बॉल रोल होता है और उसकी वजह से आप लिखते हैं। तो आइटम यहाँ पे क्या हुआ? पेन टिप। और इसका फंक्शन क्या है? इट डिस्पर्सेस इंक ऑनटू द पेपर स्मूथली। और इसका काम क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर इंक अमाउंट ऑनटू द पेपर, यानी कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, इंक उसने पेपर तक डिलीवर करनी है। और दूसरा काम क्या है कि द बॉल रन्स स्मूथली। अब इसमें आगे पोटेंशियल फेलियर मोड देखें तो ये हो सकता है कि इनफ इंक ना दे वो, और ज़्यादा इंक दे दे। अगर इनफ इंक नहीं देगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि पेन स्किप करेगा लिखना, यानी एक लाइन से ही लिख, एक स्ट्रोक से ही लिख देगा, अगला स्ट्रोक या नहीं लिखेगा सही, या बिल्कुल नहीं लिखेगा, या फिर दबाना पड़ेगा यूज़र को पेन को लिखते हुए। अब आगे इसने इसकी सिविरिटी लिखी हुई है कि ये लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसने कोई क्लासिफिकेशन की हुई है इस पर्टिकुलर फेलियर की। उसमें उसने 7 रखा हुआ है, इसी तरह ए आगे उसकी प्रॉब्ली कोई सब क्लासिफिकेशन है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? या तो आपका जो बॉल था, बॉल होल्डर के अंदर, उसका डायमीटर बहुत बड़ा था। डायमीटर बड़ा था, इस वजह से इंक पास नहीं हो रही थी वहाँ से। या नैरो पेन एंगल व्हेन राइटिंग, यानी जो लिखने वाला था, उसने पेन को इतना ज़्यादा मोड़ दिया, यानी इतना ज़्यादा एंगल दे दिया कि बॉल सारा पेपर पे टच नहीं हो पा रहा था, इसलिए घूम नहीं पा रहा था। या नॉट इनफ प्रेशर ऑन द पेन, यानी लिखने वाला वो बहुत लाइट हाथ से लिख रहा था, और जितना प्रेशर चाहिए, क्योंकि ये बॉल ऐसे फंक्शन करता है कि थोड़ा सा दबता है तब इंक आती है, वरना तो हर वक्त उससे इंक गिरती रहे। तो ये पोटेंशियल कॉजेज हैं फेलियर के। आगे लिखा हुआ है करंट डिज़ाइन कंट्रोल प्रिवेंशंस। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो तीनों हमने कॉजेज देखे, इस वक्त हमारे डिज़ाइन में क्या कंट्रोल्स हैं, तो वो हर एक के कंट्रोल्स लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल डायमीटर इज़ टू बिग, इसका कंट्रोल ये लिखा हुआ है स्टडी टॉलरेंस ऑफ बॉल डायमीटर एंड लाइन वेट एंड कलर। और इसकी अकरेंस, यानी ये जो प्रॉब्लम है इसकी अकरेंस का लेवल क्या है, यानी ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है या बहुत कम होता है। तो वो आगे 6 अगेन वो कोई क्लासिफिकेशन है जो उन्होंने दी हुई है, तो उसमें वो लेवल 6 पे है।
अब करंट डिज़ाइन कंट्रोल डिटेक्शन क्या है? यानी अगर ये फेलियर होता है तो हमें पता कैसे चलता है? तो वो आगे उसने लिखा हुआ है कि हम राइटिंग टेस्ट्स करते हैं, जिससे हमें पता करता है चलता है। और डिटेक्शन का अगेन क्लासिफिकेशन है कोई, तो उसमें उसने लेवल 3 क्लासिफाई किया है उसको। फिर आरपीएन अगेन कोई उनकी, ये जो आपके पीछे बहुत सारे नंबर्स आए हैं, कहीं पे 3 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 7, तो इनकी कोई इनको आपस में मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो 126 आता है। तो एक एक तरह से आरपीएन इसका ओवरऑल इफेक्ट आ गया रिलायबिलिटी पे। फिर आगे लिखा हुआ है रिकमेंडेड एक्शंस, कि अब हम इस चीज़ के लिए क्या करें। तो ये देखें जहाँ पे रेड है, ये जो कॉज ऑफ फेलियर रेड हो गया है 280 जिसका आरपीएन है, उस पे ये कह रहा है रिकमेंडेड एक्शन ये है कि राइटिंग टेस्ट विद वेरिंग पेन एंगल्स ऑफ द पेन, यानी आप इस पे मजीद, अब हम राइटिंग टेस्ट करेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो है वो केटी की है, और वो 24 नवंबर तक ये करके देंगी हमें। जब वो करके देंगी फिर आगे उसके लिए कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, और आखिर में लिखा हुआ है कि इसका टारगेट आरपीएन 42 है, यानी हम इसको 42 पे लेके आएंगे। इसी तरह इसकी सिवेरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन लेवल्स को, सिवेरिटी को कह रहे हैं 7 पे मेंटेन करेंगे, जो अकरेंस है उसको 4 से 3 पे लेके आएंगे, 4 से 3 पे लेके आएंगे, और जो डिटेक्शन है उसको 10 से 2 पे लेके आएंगे, और हमारा ओवरऑल आरपीएन 42 हो जाएगा। अब ये चूंकि रेड था तो इस पे इन्होंने एक्शन रिकमेंड कर दिया, येलो वाले पे अभी नहीं किया, और ग्रीन्स जो हैं बहुत सारे उन पे भी नहीं किया। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ एन एफएमईए टेबल या एफएमईए चार्ट जिसको प्रैक्टिस करते हैं इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में इसके अपने टेम्पलेट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही टेम्पलेट इस्तेमाल करें। इसी तरह जो मुख्तलिफ यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं क्लासिफिकेशंस के, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं जो आपके वर्क एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, या आपने जो रिलायबिलिटी के टारगेट्स रखे हुए हैं उसको सूट करते हैं। लेकिन आप इस प्रोसेस की ज़रा आप कह लें सिंप्लिसिटी और एलिगेंस को अगर समझे ना, कि द आइडिया इज़ आर एंड डी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ये, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के लिए यूज़फुल हो, और हम एक ऐसा इनहेरेंट इनबिल्ट सिस्टम बनाएं जो कि अपने आप को इम्प्रूव करता रहे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहे, और हमारी प्रोडक्ट रिलायबल हो। अभी एफएमईए या फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है, इसके साथ साथ एक और टर्म भी हम यूज़ करते हैं जिसको एफएमई कहते हैं। एफएमई जो कि है फेलियर मोड इफेक्ट्स एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस। नॉर्मली इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंजेबली, इन दोनों टर्म्स को यूज़ किया जाता है, और उसमें जो एक चीज़ ऐड हुई वो क्रिटिकलिटी है। और इसमें बेसिकली आप जो फेलियर मोड्स होते हैं उनको रैंक करते हैं। तो जो आपने पीछे देखा एग्जाम्पल, उसमें एग्जैक्टली क्रिटिकलिटी के नाम से तो नहीं था कोई कॉलम, लेकिन सिवेरिटी था। इसी तरह उन्होंने रैंक भी किया हुआ था टू सम एक्सटेंट फेलियर्स को। लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिकली उसके अंदर क्रिटिकलिटी लेके आएंगे और उसको वो भी, उसको भी एक फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करके ओवरऑल फिगर निकालेंगे, तो उसको आप एफएमईसीए कहेंगे। तो ये जो एफएमईए था ये बॉटम अप अप्रोच का एक मैनिफेस्टेशन थी, या वो टूल था जिसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह टॉप डाउन जो अप्रोच है उसके लिए जिस जिस टूल की हमने बात की थी वो था फॉल्ट ट्री एनालिसिस। तो लेट्स सी कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या होता है। ये बेसिकली किसी टॉप इवेंट को आप डिफाइन करते हैं, फेलियर के सिस्टम को। उसकी बेसिस पे आप देखते हैं कि किस चीज़ ने, किन कंडीशंस ने, किस किस आइटम ने, किस किस फैक्टर ने उस फेलियर इवेंट को कॉज किया या उसको कंट्रीब्यूट किया। यानी फेलियर टॉप लेवल पे हुआ, सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम फेल हो गया, तो फिर आप उसका रिवर्स एनालिसिस करते हैं कि किन किन चीज़ों ने उसको कंट्रीब्यूट किया। नॉर्मली इसको एक ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन में पेश किया जाता है। जिस तरह ट्रीज़ की बहुत सारी और भी फॉर्म्स होती हैं ना ग्राफ्स में, तो उस तरह में इसको आपके सामने रखा जाता है और विजुअली आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाता है कि कौन सी चीज़ आपस में कैसे लिंक्ड है। अब किसी हद तक सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी हो अगर, तो फिर बहुत यूज़फुल होता है ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15, 20, 25 तक कंपोनेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप फिर एक ग्राफ को देख के बड़ा ईज़िली समझ सकते हैं कि ये फ़ॉल्ट ऐसे ट्रैवल हुआ था। लेकिन जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली एक ग्राफ में उनको देखना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर वो उनकी कोई सिमुलेशन आप जनरेट कर सकते हैं या कंप्यूटर्स पे ये फॉल्ट ट्रीज़ बना सकते हैं और उस जगह पे फोकस फिर आहिस्ता-आहिस्ता कर सकते हैं जिस जगह में फॉल्ट लाया करता है। अब इसको आप जहाँ पे आप एफएमईए में ये देख रहे थे कि रिलेशनशिप्स क्या हैं कंपोनेंट के आपस में नीचे से ऊपर जाते हुए, तो इसी तरह ऊपर से नीचे आते हुए एफटीए में भी देख सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटरेक्शंस भी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं और एफएमईए में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी से इस सेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती, यहाँ पे खाली आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब ये जो एनालिसिस होता है ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। अब ये यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का एग्जैक्टली वो मतलब नहीं है जो हम रिसर्च में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। और ये जो फॉल्ट्री एनालिसिस है इसको आप दूसरे रिलायबिलिटी एनालिसिस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली साथ ही करते हैं क्योंकि ये तो बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना खाली, तो ज़ाहिर है फिर हमें उसके अंदर फिर बहुत डिटेल में आगे भी जाना पड़ेगा। अब इसके मकासद क्या हैं? जैसे हमने पीछे ऑब्जेक्टिव्स देखे एफएमईए के, तो इसके क्या मकासद हैं? पहला मकसद आइडेंटिफाई कॉजेज़ और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज़ लीडिंग टू द टॉप इवेंट। अब इसमें अगर आप देखें इस सेंटेंस को गौर से, तो एफएमईए जो था इट वाज़ अ वेरी थॉरो एनालिसिस और वहाँ पे कोई फेलियर अभी हुआ नहीं था। वो हम एक सिस्टम को एनालाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक टॉप इवेंट पर्टिकुलर फेलियर सिस्टम का उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो इन दैट सेंस ऑब्वियसली फॉल्ट्री एनालिसिस इज लिमिटेड इन स्कोप और जल्दी हो जाता है क्योंकि हम एक फेलियर का एनालिसिस कर रहे हैं। जो एफएमईए है उसका स्कोप इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द सिस्टम, द एंटायर सिस्टम। वो कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है और वो कोई एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, तो उसका स्कोप फिर बहुत ज़्यादा वाइड होता है। वो जो सारे के सारे सिस्टम को, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पोटेंशियली कवर करता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव फॉल्ट्री एनालिसिस का ये होता है कि आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि जो सिस्टम रिलायबिलिटी है आपकी, आप उसको किसी पर्टिकुलर मेजर से देख रहे हैं, तो वो जो स्टेटेड रिक्वायरमेंट है, यानी आपके कस्टमर ने जो आपको रिक्वायरमेंट दी है, आपका मेजरमेंट सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग क्रूडली वही चीज़ें बनाते हैं, उनको उनकी साइंस नहीं पता होती। तो वो फिर वो जनरली तो कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत रिलायबल है, आप ले जाएँ, मैं डबल पैसे दे दूँगा। लेकिन जब आप उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे कि क्या ये वाला कंपोनेंट 5.5 मिलीमीटर और 6.5 मिलीमीटर के दरमियान की चीज़ मुझे बना के दे देगा, तो वो एग्ज़ैक्टली आपको नहीं बता सकेंगे क्योंकि उनके पास रिलायबिलिटी के मेजर नहीं होंगे। तो जो लोग फॉल्ट्री एनालिसिस करेंगे वो इस तरह के मेजर बना सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि कौन से फेलियर मोड्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, या उसकी कम रिलायबिलिटी कम होने को, या उसकी अवेलेबिलिटी कम होने को। और फिर जब आप बहुत सारे फेलियर्स के एनालिसिस कर लें, तो फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स को, और फिर आप बता सकते हैं कि सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा है जिससे हमारी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस का स्कोप लिमिटेड है। इट इज़ टेलर्ड टू इट्स टॉप इवेंट। वो जो एक फेलियर हुआ था टॉप पे, वो सिर्फ उसी के लिए डिज़ाइंड होता है। तो आप इमेजिन करें, जो एफएमईए का एक बहुत कॉम्प्लेक्स
डायग्राम, जिसमें करोड़ों चीज़ें, लाखों चीज़ें एक-दूसरे से लिंक हो रही हैं, तो उसमें किसी एक ट्रैक पे आप चल रहे हैं, किसी एक लाइन को फ़ॉलो करते-करते कहीं नीचे पहुँचते हैं। तो इसका स्कोप खाली उस एक लाइन का होता है। तो एफएमईए के सिस्टम में उस तरह की पोटेंशियली बहुत बड़ा नंबर ऑफ दोज़ लाइन्स हो सकता है। तो आप फिर उसी फॉल्ट्स को एनालाइज़ करेंगे जिसने टॉप इवेंट को कंट्रीब्यूट किया, बाकियों को नहीं करेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस में, लेकिन एफएमईए में करेंगे। अगली स्लाइड पे हम क्विकली एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके कमरे में बत्ती चली गई, तो बत्ती क्यों जा सकती है? या सारे बल्ब जल गए हैं, या कोई वोल्टेज ही नहीं आ रही, या स्विच फेल हो गया, जो आपका बटन था दबाने वाला जिससे आपने लाइटें जलानी थी वो फेल हो गया। अगर बल्ब अब जल गए तो, और बत्ती बिल्कुल भी नहीं आ रही, इसका मतलब वहाँ पे 2 बल्ब थे, इसका मतलब है दोनों बल्ब फेल हुए, क्योंकि एक भी अगर होता तो बत्ती जल रही होती। ये एंड का मतलब होता है कि इसके नीचे वाली सारी कंडीशंस ने ट्रू होना है, तब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। और का मतलब होता है कि इससे नीचे वाली किसी एक कंडीशन ने ट्रू होना है तो ऊपर वाली ट्रू हो जाएगी। इसी तरह नो वोल्टेज को देखें तो 2 रीज़न्स हो सकती हैं कि या फ्यूज़ जल गया, या वोल्टेज है ही नहीं नेटवर्क में, पीछे से बिजली ही नहीं आ रही। दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाए तो वोल्टेज नहीं आएगी। तो आप फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक हो सकता है कि आप जब इस टॉप इवेंट को एनालाइज़ करें और पहला बल्ब भी खोलें तो आपको पता चले हाँ, बस ये इधर इस इश्यू की वज़ह से हुआ था। दूसरा बल्ब खोला वो भी जला हुआ है, तो आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। इसी तरह ये तो हमने खाली एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ली। तो हो सकता है 10-15 और ब्रांचेज़ होती हैं इसकी, तो जिस ब्रांच पे आपको प्रॉब्लम नज़र आई, आप बस वहाँ पे समझ आ गई, आप वहाँ पे रुक जाते हैं और मज़ीद आगे नहीं जाते हैं। तो ये था जी फॉल्ट ट्री एनालिसिस और एफएमईए, इनका आपस में कंपैरिजन और किस वजह से किए जाते हैं ये, और इनके करने के स्टेप्स क्या हैं, और इन दोनों की यूटिलिटी क्या है, इनको हमने क्विकली देखा।